नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी रफ्तार न्यूज़ और मैं हूं सुषमा शर्मा। हाल ही में देश भर में आत्महत्या के बढ़ते मामलों ने सभी को झकझोर के रख दिया है। दिसंबर 2024 में बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या की खबर ने देश भर में काफी चर्चा बटोरी। अभी यह मामला ठंडा भी नहीं पड़ा कि था कि दिल्ली में पुनीत खुराना की आत्महत्या की घटना सबके सामने आ गई और अब इंदौर से एक और ऐसा ही मामले सामने आया है जहां 28 वर्षीय युवक ने अपनी पत्नी और ससुराल पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली। बेंगलुरु से दिल्ली और इंदौर तक बढ़ते हुए आत्महत्या के मामले आखिर क्या है, इसके पीछे के कारण। अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों लोग इस हद तक टूट रहे हैं। क्या हमारी सामाजिक संरचना बदल रही है? क्या कानूनों के दुरुपयोग के चलते हुए कुछ पुरुष दबाव महसूस कर रहे हैं? या फिर यह एक मानसिक तनाव और सहन शक्ति की कमी का नतीजा है? इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमने विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों से बातचीत की। हमने हाई कोर्ट के एडवोकेट गगन गांधी, सनातन धर्म गुरु सूरज प्रताप, समाज सेवी उत्तम सिंह और कर्मालॉजिस्ट विजय बत्रा जी से बातचीत की। इन विशेषज्ञों ने इन घटनाओं के पीछे के संबंधित कारणों कारणों और समाधान को लेकर अपनी राय दी। सबसे पहले बात की हमने एडवोकेट गगन गांधी जी से, जिन्होंने बताया आजकल कई पुरुष यह महसूस कर रहे हैं कि महिलाओं से जुड़े कुछ कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। हालांकि कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, लेकिन हमें संतुलन बनाना होगा ताकि निर्दोष लोगों का शोषण ना हो। सीधी रफ्तार में आपका स्वागत है। गगन जी, आपने सुना होगा कि कुछ समय पहले बेंगलुरु के एआई अतुल सुभाष जी ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड के दौरान कुछ जो वेरीफाई किया गया उसमें ये बताया गया कि वो अपनी पत्नी से ससुराल पक्ष से परेशान थे, तंग आके उन्होंने सुसाइड किया। दूसरी तरफ हम देख लें मॉडल टाउन में, जो कि मॉडल टाउन के जो निवासी हैं पुनीत खुराना, उन्होंने अपनी पत्नी से तंग आकर सुसाइड कर लिया। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस तरह के जो हादसे हो रहे हैं इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? क्या हमारा कानून कमजोर है या कोई और वजह है? इसमें मैं इसको तीन भागों में बांटूंगा। जी। पहला तो है कि न्यायिक प्रक्रिया, जी। दूसरा है सामाजिक, और तीसरा है जो हमारा आज लाइफस्टाइल है, जी। दिनचर्या। जी। तो अगर मैं पहली बात करूं न्यायिक प्रक्रिया, क्योंकि जिससे मैं काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ करीब से, तो उसमें अगर आप देखेंगे कि आज पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है। जी। सारे कानून जो है वो महिलाओं के लिए है। जी। और खासकर अगर आप वैवाहिक संबंध में हैं, तो हुआ क्या कि क्योंकि पुरुष प्रधान समाज था, तो महिलाओं को दबाया गया। उसके कारण महिलाओं को आगे समाज में आने का अवसर नहीं मिला। तो इसलिए महिलाओं को सशक्त करने के लिए कानून बनाए गए। जी। अब वो कानून तो बन गए, परंतु जो उसका दूसरा पहलू था वो कहीं ना कहीं हम उसको खो बैठे। वो पहलू था कि क्या उसका दुरुपयोग होगा तो क्या होगा। तो उसके लिए जो एक चेक और बैलेंस रखना चाहिए था, वो कहीं हमसे छूट गया। जी। और उसी का जो नतीजा है आज हम जो देख रहे हैं, चाहे वह अतुल जी हों चाहे पुनीत जी हों, तो दोनों की मृत्यु में ये था कि दोनों अपने व्यवहार से खुश नहीं थे। हो सकता है कोई भी व्यवहार से खुश ना हो, परंतु ये कदम लेना, अपनी आत्महत्या करना, ये काफी गंभीर विषय है। ये बताता है कि वो परेशान ही नहीं थे, वो प्रताड़ित थे। परेशान होने और प्रताड़ित होने में अंतर होता है। तो आज हालांकि अगर आप देखेंगे तो डाइवोर्स लेना जो है कंपेरेटिवली आसान हो गया है। जी। पहले के मुताबिक। जी। उसके लिए मैं न्यायिक प्रक्रिया को जो है क्रेडिट दूंगा कि हो सकता है दो लोगों के बीच में अगर नहीं बैठा तालमेल, तो क्यों कोई आदमी सफर करे ऐसे रिलेशनशिप के अंदर। जी। परंतु हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि पुरुषों के लिए भी कानून में व्यवस्था हो कि अगर पुरुष परेशान है तो पुरुष के पास उसका लिए कुछ उसमें प्रावधान हो। जी। दूसरी चीज जो मैं आपसे कह रहा था वो है सामाजिक। जी। आज अगर अतुल जी या पुनीत जी के पास सामाजिक एक सपोर्ट स्ट्रक्चर होता, ढांचा होता, जी,
तो वो इतना एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेते। ठीक है, परेशान रहते, परेशान होते, परंतु कहीं ना कहीं ये मैं समाज का भी एक जो है फेलियर मानता हूँ इसको, कि समाज इस कि उनको इस स्थिति पे वो आ गए, उनको क्या ऐसी मजबूरी आ पड़ी कि पहले परिवार से उनको सपोर्ट नहीं मिला, फिर समाज से उनको सपोर्ट नहीं मिला, तो इस पे हमारे को इसको भी देखना पड़ेगा कि क्या हम बात कर रहे हैं कि हिंदू समाज को एक होना चाहिए, तो क्या हम वास्तव में एक हो रहे हैं या वास्तव में हम बढ़ रहे हैं। हम बाहर की बात तो बाद में करेंगे, परंतु हम पहले अपने समुदाय में हमें झांकना है कि क्या जो है हमारे जो भी धर्म गुरु हैं, जो अन्य प्रांत के जो गुरु हैं, वो इन चीजों को जो है कंट्रोल करने में सक्षम है। तीसरी चीज जो आता हूँ मैं कि वो है लाइफस्टाइल पे। ये लाइफस्टाइल आज काफी जो है कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो चुका है। हर आदमी जो है आगे बढ़ना चाहता है, हर आदमी की महत्वाकांक्षाएं हैं, तो क्या उन चीजों को पूरा करने में कहीं हम परिवार पीछे छूट गए? ये एक हमारे लिए प्रश्न है कि क्यों, और वो और ज्यादा ये गंभीर हो जाता है जब दोनों ही पति पत्नी दोनों ही काम कर रहे हैं। क्योंकि पहले था कि एक आदमी घर संभालता था और एक आदमी बाहर का काम करता था, पर आज वो स्थिति नहीं है। आज दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों के पास अपनी अपनी नौकरियां हैं, दोनों की अपनी नौकरियों के चैलेंजेस हैं, तो उसके बीच में परिवार के अंदर एक संतुलन बना के आगे बढ़ना, ये अपने आप में एक जो है चैलेंज है हमारे लिए। तो इसके लिए हमारे पास क्या विकल्प है कि हम दोनों चीजों को संतुलन बना के आगे चल सके। सनातन धर्म से धर्मगुरु सूरज प्रताप कहते हैं कि मानसिक शांति और परिवार में प्रेम और सहयोग की कमी ही ऐसी घटनाओं की जड़ है। हमें अपने समाज में संवाद और समझ को बढ़ावा देना होगा ताकि लोग आत्महत्या जैसे कदम उठाने से बच सकें। सूरज प्रताप जी नमस्कार, सीधी रफ्तार में आपका स्वागत है। सूरज जी, आप हमें ये बताइए, सुसाइड जैसे ये हादसे आगे घटित न हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? सुषमा जी, सबसे पहले आपके जो प्रश्न है उसके आधार पे मैं जो धार्मिक आधार है उसके आधार पे ही यहाँ पर आपसे जो कुछ कहूँगा वह वैसा ही है, क्योंकि हमारे यहाँ जो विवाह है वह एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसे हम संस्कार के रूप में लेते हैं, और बाकी जगह हम जो किसी भी चीज़ को लेते हैं वह समझौता होता है। तो आज की जो परिस्थिति है उसके कारण से संस्कार ना मानते हुए लोग समझौता मान लेते हैं और समझौते को तोड़ने के लिए कई तरह की चीज़ें अपनाने लगते हैं। तो यही ऐसा उनके साथ हुआ होगा, और हालांकि पारिवारिक विवाद की बहुत सारी वजह होती है, इसमें आपसी संवाद की कमी हो सकती है, भौतिकवादी जो हमारा जीवन चरित्र आजकल हो गया है उसकी वजह से भी ऐसी चीज़ें होती हैं। अहंकार यानी जिसे कहते हैं मैं या तुम, ईगो की जो भावना है, ये सारी चीज़ें भौतिकवादी हैं और इसमें मानसिक तनाव और अवसाद चीज़ें ऐसी उत्पन्न कर देता है जिसमें आत्महत्या की घटनाएं जो है बढ़ जाती हैं। तो अगर हम सनातन धर्म के अनुसार देखें तो विवाह के पूर्व शिक्षण और परामर्श का एक प्रोग्राम गुरुओं के द्वारा, आपके पूर्वजों के द्वारा, या फिर यूँ कहिए कि आपके पेरेंट्स के द्वारा होना चाहिए। आध्यात्मिक साधना जरूर करनी चाहिए व्यक्तियों को, क्योंकि अगर दंपति प्रतिदिन ध्यान, प्रार्थना, धार्मिक अनुष्ठान, पूजन इत्यादि करते हैं तो ऐसा कदम कभी नहीं उठाते हैं। परिवार का सहारा तभी मिलता है जब हम आध्यात्मिक होते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति जब व्यक्ति बनता है तो वह सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, एक पूरे समूह के बारे में सोचता है। देश, आपकी परिस्थितियां, उन सबको वह एक माया ही समझता है, तो इसलिए उस पर कोई भी बुरी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है। गीता हो गई, रामायण हो गया, ये चीज़ें पढ़ता है व्यक्ति तो उसको बहुत सारी चीज़ें ऐसी उपलब्ध हो जाती हैं जिसकी वजह से वो रिश्तों में सुधार ला सकता है। इसके अलावा सामूहिक प्रयास बहुत करने चाहिए, क्योंकि जब खुली चर्चाएं और संगोष्ठियां इत्यादि होती हैं आपके सनातन धर्म की, तो ऐसी चीज़ों से निपटने में बहुत सहायता मिलती है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी विशेष रूप से कार्य करना चाहिए, जिसमें योग है, ध्यान है, सकारात्मक जीवन शैली है, और विवाह काउंसलर की भी आपको सहायता लेनी चाहिए। और ये आपसे धर्म से जुड़ा हुए आपके गुरु होते हैं जो आपको विवाह के संबंध में विभिन्न प्रकार की मदद देते रहते हैं। इसके अलावा धार्मिक संस्थाएं हैं, गुरुकुल हैं, मंदिर हैं,
और जहाँ विवाह संस्कार संपन्न होते हैं वहाँ भी जाकर के भी सहायता लेनी चाहिए और उन जगह पर विशेष तरह के शिविरों का आयोजन भी किया जाना चाहिए ताकि ऐसी कोई गलती ना करे। धर्म गुरुओं की यह पूरी तरह से एक प्रकार से यूँ कह सकते हैं कि समझाने की ज़िम्मेदारी उनको लेनी चाहिए ताकि जो भी नए जोड़े हैं उनसे जाकर के परामर्श लें और समाज को तलाक और जो आत्महत्या जैसे मुद्दे हैं उनसे अपने आप को बचा कर रखना चाहिए। देखिए, जीवन में जो हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य का एक विशेष महत्व होता है। उस महत्व के कारण ही हमारा आगे का जीवन चलता है। तो ये ज़िम्मेदारी दोनों पक्षों की होती है और अगर कोई उसमें साथ नहीं भी निभा रहा है तो भी इस जगत को अगर व्यक्ति ये समझ जाए कि यह भौतिक जगत है, यहाँ पर तो परेशानियाँ आएँगी ही, सामंजस्य बिठाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जब सामंजस्य बिठाने की पूरी कोशिश की जाएगी तो कभी ऐसी गलती नहीं होगी। और मैं एक विशेष बात और जहाँ पे कहना चाहूँगा कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में हो या फिर कोई भी और चीज़ें हैं वहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भी व्यक्ति आत्महत्या करता है उसकी आत्मा भटकती है, प्रेत योनि उसे मिलती है। तो कभी भी अगर आप सोचते हो कि मरने के बाद आपको इस चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा तो आप हमेशा गलत सोचते हैं। मरने के बाद में और बड़ी समस्या में फँस जाओगे क्योंकि अभी जब शरीर में रह कर के आप समस्याओं को नहीं झेल पा रहे हैं तो शरीर विहीन होने पर आप भला क्या कर पाएँगे? तो इस बात को समझना चाहिए और दोनों लोगों को सामंजस्य बिठाकर चलना चाहिए। दैनिक प्रार्थना, पूजा पाठ, गुरु की शरण इत्यादि अगर कोई व्यक्ति लेता है तो ऐसा उसके साथ कभी भी गलत कभी नहीं होने पाएगा और वो हमेशा इन चीज़ों से बचकर निकल जाएगा क्योंकि वो जानेगा कि ये जगत तो मिथ्या है, इस जगत के संबंध भी मिथ्या हैं। तो अगर कोई आपको प्रताड़ित कर भी रहा है तो उसे समझाने का अंतिम प्रयास लगातार करते रहना चाहिए और ईश्वर की शरण में जाकर के आपको उसे भी और स्वयं को भी रखना चाहिए ताकि ऐसी माया का कोई प्रभाव इस प्रकार न पड़े कि आपको इतना बड़ा कदम उठाना पड़े। और यह केवल आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को ही समझ में आता है। जो भौतिक जीवन जी रहा है उसके लिए तो यही भौतिक जीवन अंतिम है, तो वह कभी भी इस बात को नहीं समझ सकता है। नमस्कार। वहीं समाज सेवी उत्तम सिंह जी कहते हैं, समाज में बढ़ते तनाव और प्रतिस्पर्धा के कारण लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की जरूरत है। उत्तम जी नमस्कार, सीधी रफ्तार में आपका स्वागत है। उत्तम जी, सबसे पहले आप अपनी एनजीओ का नाम बताएंगे हमें? ओके, कितने साल पुरानी है आपकी एनजीओ? ये 2009 से तो उत्तम उससे जी पहले काम तो उससे पहले भी होता रहा है, रजिस्टर्ड तरीके से और डॉक्यूमेंट में सब कुछ आने में काम तो बहुत सालों से सोशल वर्क तो चल ही रहा है। जी 2009। उत्तम जी, आपने पुनीत खुराना और यतुल सुभाष की स्टोरी देखी है चैनल पे? जी। तो आपने ये भी देखा होगा दोनों ने ही सुसाइड किया है, दोनों ने सेम पैटर्न से ही किया है जी। और ये भी देखा होगा कि दोनों ही कंडीशन में है, क्या है इनको, मेरे ख्याल से अभी तक तो कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं है। दोनों तरफ से उनकी लड़के वाली फैमिली ज्यादा डिस्टर्ब है। ओके, ठीक है। आज का जो बच्चा चला गया तो ज्यादा ही डिस्टर्ब हो गई। जी, आज हम जो इंटरव्यू करने जा रहे हैं उसके पीछे मुख्य कारण ये है कि जो हादसे 2 हो चुके हैं उनको देख के बाकी जो जनरेशन वो भटकी नहीं। हमारा मेन टारगेट यही है क्योंकि देखो, पहले अतुल सुभाष ने किया, नेचुरल सी बात है, पुनीत ने उसको देखा तो वो कर लिया, लेकिन किसी भी समस्या का समाधान मेरे हिसाब से सुसाइड नहीं है। तो हम जो ये करने जा रहे हैं, समाज को जागरूक करने के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य यही है ताकि जो जनरेशन जो देख रही है फिर कोई भी ऐसी ख्याल अपने माइंड में थॉट्स पैदा ना करे कि दोबारा से, क्योंकि ये जीवन एक बार मिलता है मेरे हिसाब से, जो मेरी विचारधारा है, और इसको इस तरह से वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि सुसाइड करने वाला चला गया, जो पेरेंट्स हैं वो भुगत रहे हैं, बच्चे भुगत रहे हैं। अगर उन्हें बच्चे हैं, उनकी फैमिली है तो परेशान है, दोनों ये सिचुएशन दोनों परिवार में डिस्टर्ब है। तो मेरा कहने का मतलब है, इस पुनीत खुराना और अतुल सुभाष की जो स्टोरी है इसमें आपके खुद के क्या विचार, एक समाज सेवक होने के नाते से? नेगेटिविटी ओवरकम नहीं कर पाए, एक्सेस नेगेटिविटी जी। आप रिलेशनशिप ठीक है, एक दिख ही रहा है दुनिया को डिस्टर्ब था रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ का या 2 फैमिलियों का या कुछ लोगों का आपसी रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप, मेंटल रिलेशनशिप, बदतमीजी एक एक्सट्रीम लेवल पे थी, वो टॉलरेट नहीं हो पाई, ना उसको कर पाए, वो नेगेटिविटी एक एक्सट्रीम लेवल पे थी। वो नेगेटिविटी, सुसाइड की जो टेंडेंसी थी, किसी के अंदर 2% है, किसी के अंदर 22% है, किसी के अंदर 2% है,
वो उसको 100% पे लेगी, हो गया। नेगेटिविटी को ओवरकम ना कर पाना, नेगेटिविटी को बढ़ने का रास्ता देते रहना, किसी भी कारण से, किसी भी कारण से कोई उस चीज को, उसको बीमारी या परेशानी या सॉल्वेबल समझ के किसी एक्सपर्ट की हेल्प ना लेना, चाहे वो काउंसलिंग हो, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे सोशो इकोनॉमिकल काउंसलिंग हो, चाहे कोई सोशल वर्कर हो, चाहे कोई समझदार हो फैमिली का, जो भी आपको समझा सके बेसिकली, एक को या दोनों को। अगर एक को भी समझा सके तो कम से कम कुछ % तो कम हुआ, दोनों को समझा सके तो बिल्कुल ही कम हो गया समस्या। तो नेगेटिविटी, स्ट्रेस, है ना। नेगेटिविटी क्या है? दिखावा। दिखावा क्या है? सब झूठ प्रेम। कहाँ से आता है? आर्टिफिशियल एनर्जी। कहाँ से आता है? इंटरनेट से। कहाँ से आता है? झूठी रीलों से। आप कितना मोबाइल स्क्रीन टाइम है, कितना आप देखते हो, कितनी आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हो, कितना आप स्क्रीन रोल करे जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के वीडियो आ रहे हैं, सोते हुए हाथ हिला रहे हैं वो। एज ग्रुप टोडलर, एज ग्रुप स्कूल गोइंग, टीनेज से भी छोटे, और हाथ सोते सोते हिल रहा है। नेगेटिव एनर्जी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, आर्टिफिशियल एनर्जी बेसिकली प्रोड्यूस कर रहे हो। आर्टिफिशियल कंटेंट है ना वो, नेचुरल तो है नहीं, पेड़ पौधे तो है नहीं, ग्रीनरी तो है नहीं, कुछ आप देख नहीं रहे वो तो आप। अच्छा, जब आप आधा घंटा देखते हो पता भी नहीं चलता टाइम इतना निकल गया, आप रील पे रील्स, शॉर्ट स्टोरीज पर शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट वीडियोस पे शॉर्ट वीडियोस देखे जा रहे हो। ट्विटर पे हो आप, इंस्टा पे हो आप, फेसबुक, यूट्यूब शॉर्ट्स पे हो, जो भी हो, और आपको ये नहीं पता पहला क्या देखा था या इससे पहले क्या देखा था। दिमाग का सोचने का जो स्पैन टाइम है वो कितना कम कर रहे हैं हम। जो आप बुक्स पढ़ते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, मैगजीन पढ़ते थे, आपका मेमोरी स्पैन, दिमाग का स्पैन अब वो कितना कुछ सेकंड्स में सिमट गया। तो कैसे आप लंबी सोच रख पाओगे, कैसे रिलेशनशिप मेंटेन रख पाओगे, कैसे आप एक समस्या जो आ रही है उसको बाहर निकाल पाओगे? स्पैन ही छोड़ रहा है ना। तो आर्टिफिशियल एनर्जी जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, पॉजिटिव साइड में भी करती है, नेगेटिव में भी करती है। नेगेटिव में करती है, नेगेटिव के रिजल्ट आ रहे हैं। ओके, क्या आप इसमें शिक्षा को इम्पोर्टेंस देते हैं कि जो भी सीन होते हैं इसमें कहीं ना कहीं शिक्षा का कोई है रोल? शिक्षा का रोल देखो, एजुकेटेड होना बड़ा जरूरी है। शिक्षा का रोल तो होता है, जितना इंसान की शिक्षा बढ़ती उतनी समझ बढ़ती। पुराने जमाने में कहते थे पढ़या होया बुढ़िया होया, हमारे पंजाबियों में कहते थे। पढ़े हुए तब लोग कम होते थे, गुड़े हुए ज्यादा होते थे। समझ होती थी कि कब किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। आज की डेट में आपकी पढ़ाई है, उस पढ़ाई से अगर आपको समझ है, उसका आप सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं, उस पढ़ाई से आप अपना जिंदगी चला पा रहे हैं, उस पढ़ाई से अगर आप कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं तो पढ़ाई बेकार है। पढ़ाई ठीक है, एजुकेशन इज एजुकेशन, नो डाउट। आपको पढ़ा लिखा बनना है, आपको समझदार बनना है। अनपढ़ आदमी का IQ कम हो, कहीं लिखा नहीं है। कितने साइंटिस्ट ऐसे हुए जो एजुकेशन फॉर्मल स्कूलिंग हुई और फिर वो रिसर्च या वो सर्च कर दिया उन्होंने, जो रिसर्च ही किया बेसिकली। यूनिवर्स में तो कहीं ना कहीं होती है जिसको रिसर्च करते हो, तो वो रिसर्च करके निकाल रहा है जो पढ़ा लिखा नहीं निकाल पाता, है ना। इसमें परिवार रोल प्ले करती है, लेकिन उस एजुकेशन का आप इस्तेमाल कितना पॉजिटिव तरीके से कर पा रहे हो। एजुकेशन से ही ये सोशल मीडिया बना, एजुकेशन से ही ये सब चीजें बनी, लेकिन ट्रेंड रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है जी। तो अब एजुकेशन, अब आप बताओ कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। एजुकेशन है, यूज कैसा है? भाई गन है आपके पास पड़ी है, अब आप उसका फ्री में गोली चला रहे हो या प्रोटेक्शन के लिए रख रहे हो, या उसका आर्मी यूज कर रही है, टेररिस्ट यूज कर रहा है, तो उसमें तो इस्तेमाल होना। इन सब चीजों के पीछे माता पिता का कोई रोल है? किस तरह? फैमिली वैल्यूज थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए हमारे दर्शकों को। माता पिता का, समाज का बहुत बड़ा रोल है। फैमिली वैल्यूज का रोल है। बच्चों को बचपन से ही ट्रेन करना, आने वाली लाइफ में दिक्कतों के लिए, आने वाली लाइफ में चैलेंजेस के लिए, और अपने व्यवहार को, ठीक है आप अपने पार्टनर या अपनी फैमिली के प्रति स्टेबल नहीं हो तो समाज को क्या दोगे, कैसे स्टेबल होगे? तो माता पिता का रोल है, कोई दो रहे हैं, बहुत बड़ा रोल है। बच्चों को बेसिक एजुकेशन टीचर से पहले तो माँ बाप ही देते हैं, गुरु तो वही हो गया।
गुरु तो वही होते हैं। और माँ का जो प्रेगनेंसी पीरियड रहता है, जिस दौरान बच्चा माँ के पास होता है, माँ का खान पीन, संस्कार, माँ की पाठ पूजा, माँ का मेडिटेशन, माँ का कर्म, माँ का उस वक़्त का व्यवहार या उस वक़्त का माहौल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और वही रोल प्ले आफ्टर बर्थ फिर उनका व्यवहार या उनकी शिक्षा प्ले करती है। माता पिता का नो डाउट बहुत बड़ा रोल है। माता पिता अगर समझ से बच्चे को पहले दिन से ही अगर ट्रेंड करें, उसी पैटर्न पर बच्चा चलता है और उसी पैटर्न से वो अपनी लाइफ जीता है। माता पिता बच्चे को बहुत हद तक किसी भी डायरेक्शन में डाइवर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। माता पिता के बाद गुरु मतलब टीचर, गुरु मतलब एनी फॉर्म ऑफ गुरु। आपके पास इससे पहले कोई ऐसा कोई केस आया हो जो हस्बैंड वाइफ का चल रहा हो आपस में, आपने उसका समाधान किया हो, ऐसी कोई कंडीशन रही होगी जब दोनों ही सिचुएशन, दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो, सोसाइटी सिचुएशन पैदा हुई हो? आते ही रहते हैं। कैसे उनको ट्रीट करते हो अपने पास? देखिए, हर केस एक अलग, हर फिंगरप्रिंट ना अलग होता है, हर केस अलग होता है। रीजन क्या है, रूट कॉज क्या है, बेस क्या है, डाउरी रीजन है, मेंटल कंपैटिबिलिटी रीजन है, समझ नहीं है, वाइफ कह रही शॉपिंग पे चल रहा है, हस्बैंड कह रहा है आराम करना है। सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी रिलेशन है कि एक दूसरे से मनमुटाव इतना है, किसी भी कारण से खुल के बात ही नहीं कर पा रहे, आपस में रिलेशन ही नहीं है। डिस्टेंस मैटर करता है कि आपकी नौकरी शिफ्ट ड्यूटीज की वजह से डिस्टेंस में है या आप डिस्टेंस पे रहते हो। तो बहुत सारे अलग अलग केसेस, अलग अलग सॉल्यूशन, हर फिंगरप्रिंट अलग, हर डीएनए अलग, हर केस अलग। दो केस एक जैसे बड़े कम होते हैं। रीजन मोटे तौर पे एक दिख सकता है कि यहाँ पे फाइनेंशियल रीजन था, वहां पे फाइनेंशियल रीजन था। फाइनेंशियल रीजन के और पीछे क्या है, बेस क्या है ना, वो बहुत बड़ा है। इसमें एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, जो ये दोनों चीजों में क्या लव मैरिज अरेंज मैरिज कोई अहम रखता है इन चीजों पे? बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है लव मैरिज, अरेंज मैरिज जी। अब मैरिज तो अब लव हो अरेंज हो, चलो एक छोटा सा लीक से हटके बात कर लेते हैं, पत्री मिला के ही करते हैं। कितने डिवोर्स रेट ज्यादा है? पत्री क्या मिलाई? कुछ लोग नहीं मिला के करते, संडे देख के करते हैं। तो वहां पे क्या डिवोर्स रेट है? कभी स्टडी हुई है? नहीं होनी चाहिए। अब लव मैरिज एक जमाने में स्वयंवर प्रथा होती थी, तब स्वयं वर चुना जाता था, लड़की चुनती थी, हार डालती थी या कोई प्रतियोगिता रखी जाती थी, जो जीतता था वो या ज्यादा लोग जीतते थे उसमें से लड़की चुनती थी। तो वो भी काइंड ऑफ लव मैरिज था, चाहे लव एट फर्स्ट साइट था। तब डिवोर्स रेट क्या था, फैमिली वैल्यूज क्या थी? तो लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज एंड कुछ पत्री मिलान एंड स्वयंवर प्रथा बड़ा समझ की गेम है। अगर समझ है तो सब कुछ ठीक है, नहीं समझ है तो जो मर्जी मिलाते रहो, जो मर्जी मिलाते रहो। अगर आपसे आपकी वाइफ ही नहीं संभल रही है, आपसे आपका पति नहीं संभल रहा, तो समाज क्या संभालेगी, बाकी चीजें क्या संभालेगी? मेरा कहने का मतलब है लव मैरिज में अक्सर देखा गया कि लड़के को लड़की पसंद आई, 2-4 महीने डेट करी और शादी कर ली, बिना सोचे समझे, आगे पीछे नहीं देखा, शादी कर ली। जबकि अरेंज मैरिज में क्या होता है, जो फैमिली के जो है कम से कम 6-7 महीने उसको समझने में, उसको देखने में, उसकी जानकारी निकालने में लगा देते हैं। फिर पहले सगाई करते हैं, उसके बाद वो रोका करते हैं, फिर शादी करते हैं, कुछ समय लड़की को रोकते हैं। पहले ऐसा भी चलता था और आज भी है। तो वो थोड़ा सा उसको समझने में टाइम लेते हैं। तो आप क्या इस चीज को मानते हैं कि कहीं ना कहीं लव मैरिज का कारण हो सकता है? देखो, मैरिज ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होनी चाहिए। लव हो, लव बाद में हो, लव पहले हो, लव फैमिलीज में हो, लव पार्टनर्स में हो। लव का होना बड़ा जरूरी है। अरेंज मैरिज है तो भी लव इज इम्पोर्टेंट, लव मैरिज है तो भी लव इज इम्पोर्टेंट। आपकी मैरिज लव है, लव नहीं है, रिजल्ट नेगेटिव है। आज के समाज में आपको लगता है लव है? आई थिंक मुझे तो नहीं लगता। नहीं है ऐसा नहीं, हर चीज जीरो, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो हर चीज जीरो भी नहीं होती। 14 साल की लड़की को और 16 साल की लड़के से अगर होता है तो क्या वो लव है? देखो, लव तो 87 साल की उम्र में भी हो जाता है, 17 साल की उम्र में भी हो जाता है। समझ आपका मेंटल लेवल कितना है, आईक्यू क्या है, उस लव को शेप क्या देनी है आपने, वो
उस लव का ऑब्जेक्टिव क्या है, रिजल्ट क्या आ रहा है, तो वो बहुत मैटर करता है। शॉर्ट विजन का लव है या समझ है, या लॉन्ग विजन का लव मैटर। लगभग कितने केस इस तरह के आपने सॉल्व किए हैं? नहीं, काउंटिंग तो कोई काउंटिंग नहीं है। बहुत क्या समाज सेवा है। क्या जहाँ से आपने ऐसा कोई प्लान समझा किया दी। है कि इस तरह के केस आगे फ्यूचर में ना हो, समाज को जागरूक करने के लिए, या कोई करने वाले हैं ऐसा कोई प्रोग्राम? मेथड ही बन रहा है जागरूक करने, मेथड बन ही रहा है। आप पूछ रहे हो, बता रहे हैं, किसी ना किसी को तो कुछ समझ आ ही रहा होगा, कहीं तक तो कुछ जाएगा, किसी को कोई बेनिफिट मिलेगा, कोई इग्नोर करेगा, कोई अप्लाई करेगा, कोई और बेहतर तरीके से करने की सोचेगा। डेफिनेटली ट्रस्टिंग। जनरेशन में कुछ कहना चाहेंगे आप? जनरेशन स्टडी ना बहुत बड़ी चीज है। आप जेन जेड या जेन एक्स पे आ गए हैं हम। जनरेशन बड़ा टाइम के हिसाब से चेंज हो, सब कुछ चेंज हो बड़ा। अभी जनरेशन ये बड़े टॉपिक से बिल्कुल हटके टॉपिक हो रहे, बड़ा डिटेल टॉपिक है, रुका जाए उसके। जनरेशन को ना एक चीज थोड़ी समझानी। जनरेशन मतलब बहुत खाली उसमें एजुकेशन भी है, उसमें कैरियर भी है, उसमें लव भी है, उसमें रहने का स्टाइल भी है, उसमें मेरा कहने का मतलब प्रैक्टिकल जनरेशन जो आज की है कि जैसे बहुत जल्दबाजी में शादी कर लेना, स्लो चलो, तो ऐसा समझ कुछ से कहना चाहिए, स्लो चलो, थोड़ा सा मैसेज देना ताकि वो दोबारा ऐसी हरकतें ना करें। देखो, जनरेशन के लिए सिर्फ इतना एक ब्रॉडर मैसेज, एक इतना कि आर्टिफिशियल एनर्जी से दूर रहो, नकली चीजें मत देखो, थोड़ा अवॉइड करो जितना कर सकते हो, रील्स वगैरह को, किताबें पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, जर्नल्स पढ़ो, दिमाग लगाओ, अपना अंदर की एनर्जी को प्रोड्यूस करो, गर्मी सर्दी को समझो, थोड़ा सा आर्टिफिशियल जो धोखे हैं इनसे बच के रहो, बहुत कुछ अपने आप सुलझ जाएगा। आर्टिफिशियल एनर्जी बहुत ज्यादा हावी है और काफी नेगेटिव रिजल्ट देखने आ रहे हैं हेल्थ में भी। आप तो पत्रकार हैं, साइकोलॉजिस्ट से भी मिलते हैं, सोशल वर्कर से भी मिलते हैं, फिजिशियन से भी मिलते हैं और साइकियाट्रिस्ट से भी मिलते हैं, आप जानते ही हैं। तो वो क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल जो ईरा है उसको थोड़ा सा नेचुरल बनाओ, थोड़ा सा उस धुंध से बाहर आओ, बड़ी सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा स्लो चलें और रील्स कल्चर को थोड़ा अवॉइड करें, समझें, देखें कहाँ क्या कैसे हम बेहतर कर। हर एक की अपनी समझ है, हर एक की अपनी समझ है, तो जी स्लो, फास्ट बहुत है ना, थोड़ा सा स्लो, थोड़ा सा। तो ये थे उत्तम सिंह जी, जो कि एक समाज सेवी हैं, पिछले कई सालों से अपनी एनजीओ भी चला रहे हैं, समाज सेवा भी करते हैं, साथ ही साथ काउंसलिंग भी करते हैं। इनके पास में काफी पेयर ऐसे आते हैं जो उनके बीच में तनाव भी होता है, झगड़े होते हैं, जिनकी काउंसलिंग भी करते हैं, उन्हें समाधान भी देते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं सुषमा शर्मा, आप देख रहे थे सीधी रफ्तार न्यूज। के अनुसार हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है। हमें धैर्य और सहनशीलता के साथ समस्याओं का सामना करना सीखना होगा। नमस्कार, मैं हूं सुषमा शर्मा और आप देख रहे हैं सीधी रफ्तार न्यूज। इस समय है हम कर्मोलॉजिस्ट विजय बत्रा जी के पास में, जो पिछले कई सालों से कर्मोलॉजिस्ट के कार्य पर वर्क कर रहे हैं। अतुल सुभाष और पुलिस खुराना की स्टोरी को लेकर हम इनसे सवाल जवाब करने आए ये जानते हैं इनकी राय क्या है। विजय जी नमस्कार। नमस्कार, सीधी रफ्तार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। विजय जी, आप कर्मोलॉजिस्ट हैं। सबसे पहले मेरा एक सवाल है, कर्मोलॉजिस्ट क्या है? कर्मोलॉजिस्ट यानी जो कर्म को सही करवाए, कर्म के बारे में बताए, कर्म कैसे करने हैं, कर्म का फल क्या होता है, कर्म पे डिपेंड है। जी विजय जी, पुनीत खुराना, अतुल सुभाष, इस समय अभी जो समाज है, समाज की एक समस्या सा बनता जा रहा है। कारण एक ही है कि दोनों ने सुसाइड किया है, दोनों ही अपनी पत्नी से तंग थे, दोनों ही सिचुएशन में आरोप लगाया कि उनके ससुराल पक्ष के लोगों को परेशान करते हैं। इसमें आपकी क्या राय, क्या कहेंगे इसमें कि एक मेडिकल प्रॉब्लम है या कुछ धर्म से रिलेटेड है? आपके कर्म के हिसाब से क्या होना चाहिए इस पर प्लान? देखो, हमारा विचार जो है वो माँ से आते हैं, हमारे संस्कार माँ से आते हैं। तो माँ की मैरिड लाइफ, जिस टाइम माँ प्रेग्नेंट थी उस टाइम उसकी मैरिड लाइफ कैसी रही, उस पर कितने अत्याचार हुए, उसको कितनी प्रताड़ना दी गई, और वो मेल ने दी या फीमेल ने दी? जी। रिश्तेदार जो देने वाले थे वो मेल थे या फीमेल थे? जो मेल से प्रभावित हुई होगी
मेल से दुखी हुई होगी, वो जन्म के बाद आने वाले समय में मेल के साथ उनको ज्यादा दिक्कत रहती है, भाइयों से, दोस्तों से। और जो फीमेल से लेडी दुखी रहती है, उसका बच्चा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसका बच्चा औरतों से परेशान रहता है, या उनकी बातें उसको ज्यादा प्रभावित करती हैं, परेशान करती हैं, तंग करती हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है, उसके अंदर वो चीज इतनी बढ़ जाती है कि सामने वाले के कर्म उसके साथ जुड़ के उसको आत्महत्या के विचार आते हैं, और वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। आपका कहने का मतलब है कि जब बच्चा पेट में होता है, ये प्लानिंग उसी समय से शुरू हो जाती है? जी बिल्कुल। आप देखो, माँ क्या खाती है, क्या कितना सोती है, क्या बोलती है, क्या उसके विचार हैं, क्या उसकी मेंटल हेल्थ है, क्या फिजिकल हेल्थ है, सब बच्चे पे असर करती है। तो ये एक चीज मुझे बताएंगे कि आपके हिसाब से तो बच्चा जो बड़ा हो रहा है, कि जिसमें कोई एज का तो कोई सीन दिखाई नहीं दे रहा इसमें, तो ये कैसे क्लियर होगा कि शादी होगी तभी वो सुसाइड करेगा, या शादी से पहले भी कर सकता है? नहीं, अगर माँ को ज्यादा सुसाइडल थॉट रहे, वो बच्चा तो नेचुरल सुसाइड करेगा ही, उस तरफ जाएगा ही, और शादी के बाद जाएगा। ओके, आपका कहने का मतलब है कि जब हस्बैंड वाइफ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग रही होगी, जी, वही चीजें बच्चे पे इफेक्ट करती हैं। 100%। आपके साथ एक चीज बताइए, क्या इन चीजों को रोक लग सकती है? बिल्कुल लग सकती है। इस पे शुरू से ही हमें लोगों को समझाना पड़ेगा कि हमारे घर जो बेटियां ब्याह के आ रही हैं, उनकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, प्रेगनेंसी के दौरान उनका ध्यान रखना है, ताकि बच्चे के अंदर वो विचार, वो थिंकिंग ना बने कि आगे चल के उसको मेंटल हैरेसमेंट हो या फिजिकल कोई बीमारी बने, क्योंकि जीन्स नहीं काम करने हैं ना। माँ जो सोच रही है, जो कर रही है, माँ का हर कर्म बच्चे के साथ जुड़ रहा है, वैसे बच्चे के संस्कार बन रहे हैं। तो इस पर हम वर्क कर सकते हैं, समाज में जागरूकता फैला सकते हैं कि हम शुरू से ही लोगों को इतना एजुकेटेड करें कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ जो भी कर रही है, वो बच्चे के ऊपर उसने लाइफ टाइम असर करना ही करना। एक चीज बताइए, आप जैसे आपका जो प्रोफाइल है कर्मोलॉजिस्ट है, इस कर्मोलॉजिस्ट में ऐसा अलग क्या है जो सबसे अलग, जो मेडिकल साइंस से भी अलग हो, एस्ट्रोलॉजी से भी अलग हो? एस्ट्रोलॉजी तो प्लैनेट्स की कैलकुलेशन है जी। प्लैनेट्स जब आपका जन्म हुआ, आपकी जन्म पत्री बनी, उसमें प्लैनेट फिक्स है। अब वो उठाए नहीं जा सकते वहां से, जिस भाव में बैठे वही है। अब कोई भी उपाय कर लो, वो चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन आज का जो कर्म है, वो जब तक नहीं जुड़ेगा, तब तक उन प्लैनेट्स के रिजल्ट नहीं मिलते। अब आपके ऊपर है, अगर आप पॉजिटिव कर्म करते हो, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो, तो आपका जो प्लैनेट्स की दशा है, अंतरदशा है, वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देती है। कर्म की थ्योरी तो है ना सारी, कि आप अगर कर्म ठीक कर रहे हो तो रिजल्ट ठीक आ रहे हैं। आपका अगर विचारधारा ठीक नहीं है, आपके ऊपर अगर पिछली प्रेगनेंसी के दौरान ही अगर आपका वो बिगड़ गया, मेंटल लेवल बिगड़ गया, मेंटल हेल्थ बिगड़ गई, या उसमें कुछ ऐसा भय आ गया, गुस्सा आ गया, अब माँ को उस टाइम किन किन सिचुएशन से गुजरना पड़ा, वो बच्चे को सारा असर करेगा। एक चीज बताइए, क्या आपने इससे पहले कोई इस तरह का केस देखा है? बहुत देखे हैं, बहुत लोग आते हैं। कोई एग्जांपल? बहुत लोग आते हैं जो सुसाइड करना चाहते हैं, सुसाइड की तरफ बढ़ते हैं, कई बार कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाते, असफल रहते हैं। और जब उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनको समझाया जाता है, कर्म थ्योरी समझाई जाती है, और उनकी मानसिक, शारीरिक या आर्थिक जो सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से काउंसलिंग से उसको उनके विचार बदल जाते हैं और वो सुसाइड की तरफ नहीं जाते। इस सिचुएशन में किस तरह से मैनेज करते हैं? वो देखा जाता पहले कि उनकी मेंटल हेल्थ ज्यादा बिगड़ी है, फिजिकल हेल्थ पे असर आ रहा है, क्योंकि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ इंटरकनेक्टेड है। अगर मेंटल हेल्थ बिगड़ी होगी तो शारीरिक रूप से वो असर दिखाएगी।
और शरीर की शारीरिक हेल्थ जब बिगड़ी होगी तो वो मानसिक असंतुलन बनाएगी। तो इस सिचुएशन में क्या आप डॉक्टर की एडवाइस करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, इसमें मेडिटेशन है, इसमें आप जो हमारे तत्व हैं जैसे जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व है, वो आप घर में बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं और उससे ठीक हो सकते हैं। यानी आपका जो कहने मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति मेडिटेशन करे तो इन चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। जी, लेकिन मेडिटेशन का वो समझना पड़ेगा कि किस तरह की मेडिटेशन उसे चाहिए। अभी हम बात कर रहे हैं, ये भी एक मेडिटेशन है, क्योंकि हम किसी चीज में एक फोकस्ड होते हैं तो वो मेडिटेशन की तरह काम करता है। लेकिन वो अपनी प्रॉब्लम्स में उनका फोकस उधर है, वो भी मेडिटेशन कर रहे हैं। उनको क्या मेडिटेशन करनी है, उनको अपना माइंड किस तरह से डाइवर्ट करके दूसरी तरफ ले जाना है, स्पिरिचुअली अपने आप को कैसे ठीक करना है। इसमें एक स्पिरिचुअल हेल्थ है, एक पैरानॉर्मल हेल्थ है, एक इसमें न्यूट्रल हेल्थ है, शारीरिक हेल्थ है। डिपेंड करता है कि उनको किस तरह की काउंसलिंग, किस तरह की मेडिटेशन की जरूरत है, उसके हिसाब से हम बताते हैं और वो केस सॉल्व हो जाता है। आप मीडिया के माध्यम से समाज को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, समाज में जागरूकता होनी चाहिए कि हम लोगों को जो मेडिटेशन रोज करनी चाहिए। हमें जो हमारी बेटियां हैं, हमारे घर ब्याह के आ रही हैं या हमारे घर से जो ब्याह के जानी है, उनकी परवरिश ऐसी होनी चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि आने वाली जनरेशन उनके हाथ में है, आने वाला समाज उनके हाथ में है। अगर वो इसका ध्यान रखती हैं तो आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ी में आत्महत्या के केसेस कम हो सकते हैं। धन्यवाद जी। थैंक यू। यह एक चिंता का विषय है कि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। क्या यह समाज में भावनात्मक सहयोग की कमी का संकेत है? क्या कानूनों में बदलाव की जरूरत है, या फिर हमें मानसिक स्वास्थ्य और जागरूकता पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इस विषय पे जागरूकता फैलाने में हमारा साथ दें। बने रहिए सीधी रफ्तार न्यूज के साथ। मैं हूं सुषमा शर्मा।